हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम नए चैप्टर जल अवशोषण की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मृदा जल यानी कि सोइल जल के जो प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जल का अवशोषण किस क्षेत्र से होता है और कौन से जल का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में होता है, और जल अवशोषण के आधार पर मृदा के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा जल यानी कि सोइल वाटर क्या होता है। तो भूमि में पाए जाने वाले जल को हम मृदा जल कहते हैं। मृदा जल की उपलब्धता के आधार पर इसे निम्न नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो मृदा में उपस्थित जल की उपलब्धता कितनी है उसके आधार पर भी हम जल को जो है विभिन्न नाम देते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे होलार्ड। तो होलार्ड जो होती है मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा को हम क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारे केसाड़। तो मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जो पादपों को उपलब्ध रहती है उसको हम क्या कहते हैं, केसाड़ कहते हैं। तीसरा शब्द होता है हमारा इकाड़। तो जल की वह मात्रा जो पादपों को द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, इकाड़ कहते हैं, ठीक है। तो होलार्ड क्या हो गया, होलो मतलब क्या होता है, पूर्ण, ठीक है। तो मृदा जल में उपस्थित संपूर्ण जो जल होता है, ठीक है, तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल क्या कहलाएगा, होलार्ड। और केसाड़ जो हो जाएगा वह जल जो पादप को उपलब्ध होगा, ठीक है। और इकाड़ जो होगा वह जल जो बचा हुआ है जो पादप को उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो केसाड़ प्लस इकाड़ बन के क्या बनाएंगे, होलार्ड बनाएंगे। तो होलार्ड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, केसाड़ प्लस इकाड़। और हमारे को इकाड़ निकालना हो, ठीक है, तो वह जल जो जल पादपों को उपलब्ध नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, होलार्ड माइनस केसाड़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पादप द्वारा अवशोषित जल कौन सा होता है। तो पादप द्वारा जो होता है केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर जो है अवशोषित किया जाता है। तो सूक्ष्म मृदा कणों के रंध्रावकाश केशिकाओं का जाल बनाते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म मृदा के जो कण होते हैं क्या कहते हैं, उनके बीच में रंध्रावकाश पाए जाते हैं और यही जो होते हैं केशिकाओं का जाल बनाते हैं, जिसमें जो होता है जल भरा रहता है और गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता है, ठीक है। इसलिए जो होता है यह जो होता है केशिका में भरा जल केशिका जल कहलाता है। पौधे के जो जड़ होते हैं जड़ तंत्र इस जल का अवशोषण सरलता से करते हैं। तो पादपों द्वारा कौन सा जल का अवशोषण किया जाता है, तो पादपों के द्वारा केशिका जल का अवशोषण किया जाता है। और यह जल जो होता है ये केशिकाओं में भरा रहता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि शुष्कता यानी कि ड्रोथ क्या होता है। तो शुष्कता जो होती है, शुष्कता मौसम का शुष्क काल होता है, ठीक है। तो मौसम का शुष्क काल क्या होता है, शुष्कता होता है जिसमें पादपों को मृदा जल प्राप्त नहीं हो पाता है। शुष्कता भी जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है भौतिक शुष्कता जिसको हम कहते हैं फिजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति मृदा में जल का भौतिक रूप से जो होता है अभाव होता है, जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थल ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जो होता है मृदा जल जो होता है वह जो होता है फिजिकली जो होता है कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब कार्य की शुष्कता यानी कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉथ, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, मृदा में तो जल भौतिक रूप से उपलब्ध होता है परंतु पादप उसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लवणीय जल, जैसे समुद्री जल कहते हैं हम जिसको, ठीक है। बर्फीले ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे बर्फ के रूप में जल पाया जाता है और उसको भी क्या होंगे, पादप जो होंगे अवशोषित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्यकीय शुष्कता यानी कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो शुष्कता हमने कैसी देखी, दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक शुष्कता, एक होती है कार्यकीय शुष्कता। अगर भौतिक रूप से जल अनुपलब्ध है मतलब कि मृदा में जल नहीं है तो उसे हम भौतिक शुष्कता कहेंगे। जबकि अगर कार्यकीय रूप से पौधा उस जल को नहीं अपने अंदर ऑब्जर्व कर पा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्यकीय शुष्कता कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मृदा की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल क्या होती है। तो गुरुत्व बल द्वारा निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के उपरांत मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को हम क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो जो मृदा में उपस्थित जो जल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गुरुत्व बल लगने के कारण जल की अधिकांश मात्रा में क्या होता है, जल जो होता है मृदा के ऊपरी भागों से निचली भागों में चला जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो होता है कैपिलरी जो होता है वाटर शेष रह जाता है ऊपर ही, ठीक है। तो उस बचे हुए जल को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस बचे हुए जल को धारण करने की क्षमता ही जो होती है वो क्या कहलाती है, मृदा की जो होती है जल धारण क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो अब मृदा में जल की उपलब्धता, ठीक है। तो मिट्टी में केशिका जल की मात्रा मिट्टी के कणों के आकार पर बहुत निर्भर करती है, ठीक है। तो केशिका जल की जो मात्रा होगी किस पर डिपेंड करती है, तो मिट्टी के कणों की जो साइज होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके आधार पर ही हमने मृदा का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो इसके आधार पर मृदा को हमने 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेवल एंड स्टोन, दूसरा होता है कोर्से सैंड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तीसरी हो जाएगी हमारी लाइन लाइन सैंड हो जाएगी, चौथी हमारी स्लिट यानी कि दोमट मृदा हो जाएगी और पाँचवीं हमारी क्ले यानी कि चिकनी मृदा हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेवल एंड स्टोन जो, तो इनकी साइज जो होती है 2 मिलीमीटर से जो होती है अधिक होती है और जल धारण क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। कोर्से सैंड में क्या होता है कि जो साइज होती है वो होती है 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी जल धारण क्षमता भी कम होती है। और जो हमारी लाइन सैंड जो होती है उसमें 0.2 से 0.02 मिलीमीटर जो होती है साइज होती है और जल धारण क्षमता जो होती है वो कोर्से सैंड से जो होती है कुछ अधिक होती है
और जो मेरी स्लिट यानी कि लोमी जो दोमट जो मृदा के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज़ जो होती है 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर होती है। ठीक है, मतलब साइज़ में कमी हो रही है तो जल धारण क्षमता जो होती है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इनकी जल धारण क्षमता कुछ अधिक होती है। और जो क्ले होती है, क्ले मिट्टी की जो साइज़ होती है पार्टिकल्स की वो होती है 0.002 से भी कम होती है, और इसमें जो जल धारण क्षमता होती है इन सब की तुलना में सबसे अधिक होती है। ठीक है। ठीक है, जड़ों द्वारा अधिकतम जल अवशोषण जो होता है मूल रोम द्वारा होता है, क्योंकि मूल रोम की भित्ति जो होती है जल के लिए पारगम्य तथा सेल्यूलोज व कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, क्योंकि कैल्शियम पेक्टेट जो होता है जल से नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जल अवशोषण जो होता है किससे होता है, तो मूल रोम के द्वारा होता है। और मूल रोम जो होते हैं जड़ के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मूल रोम जो होते हैं जड़ के परिपक्व यानी कि मेच्योर जो भाग होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है।